मैंने आप सबके बीच में रखा था कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस प्रकार से बद से बदहाल होती जा रही। मुझे याद है सैनी साहब ने जब शपथ लेकर पहला जलसा किया तो एक बयान दिया था कि क्रिमिनल्स प्रदेश छोड़ जाओ। आज लगभग उसको 90 दिन हो चुके बात को कहे, और 90 दिन में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश के अंदर है, शायद 2009 से 10 के दौर में ऐसी देखने को मिली, या 97 से 99 के दौर में ऐसी व्यवस्था प्रदेश में देखने को मिली, जहां सरेआम फिरौती डकैती तो प्रदेश में चली रही है, वहीं सरेआम लोगों को गोली मार दी जाती है। हमारे व्यापार सेल के हिसार जिला के अध्यक्ष रविंदर सैनी को सरेआम उनके हीरो होंडा के शोरूम के अंदर जाकर 5 गोली मारी जाती है। उनका सरकारी गनमैन मौके पर है। पुलिस इंफॉर्मेशन के बाद भी आज 82 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो भी अब तक एक अरेस्ट की चर्चा सुनी है। कोई भी क्रिमिनल उस पूरी घटना में जो इन्वॉल्व था, ना तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई है, ना उनके विरुद्ध कोई एक्शन हो पाया। और ये एक घटना नहीं है। उससे अगले दिन गोहाना के अंदर एक दूधिये को सरेआम सड़क पे 8 गोली मार दी जाती है। महेंद्रगढ़ के अंदर टोल कर्मचारी के ऊपर गोली चलाई जाती है, उसके बुलेट इंजरी आती है। पानीपत के अंदर सरेआम गोली चलाई जाती है। उससे पहले जो महिंद्रा डीलरशिप हिसार में है संजय गुप्ता की, उनके शोरूम पर 40-50 फायर मारे जाते हैं। 2 ऐसी घटना है जहां भाजपा के नेताओं की दुकानों पर, ऑफिसों पर गोलियां चलाई जाती हैं। ये दर्शाता है कि गृह मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री का कंट्रोल प्रशासन पे बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं एक चीज सामने आ रही है कि सैनी साहब को इतना लंबा समय 90 दिन का सरकार में हो गया है, फिर भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज की। और जो हम तो सुनी हुई बात मैं कह सकता हूं कि अब ये भी चर्चा सीएम ऑफिस में है कि बड़े साहब बताएंगे तब एक्शन हो। अगर इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदहाल प्रदेश की होगी। या तो सैनी साहब कंट्रोल पूरी तौर पर लेने का काम करें, और ऐसे लोग जिनने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का काम करें। वहीं एक और बड़ी गंभीर विषय प्रदेश में बना जा रहा है कि आयुष्मान स्कीम जो प्रदेश में लागू हुई, पिछले दिनों सारे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स ने जो इस स्कीम में इनरोल्ड थे, उनने पुराने ड्यूज़ की पेमेंट ना होने की वजह से स्ट्राइक करी। उनसे चर्चा के बाद उनको डेडलाइन दी गई कि 15 तारीख तक इस महीने की पेमेंट हो जाएगी। 300 करोड़ से ज़्यादा का बकाया आज आयुष्मान का है, और आज सैटरडे है, कल संडे है। अब तक 1 रुपये की पेमेंट आयुष्मान की हरियाणा सरकार नहीं कर पाई, बल्कि झूठे वादे और जनता से करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसी व्यवस्था भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ी जाएगी, लिवर ट्रांसप्लांट भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाएगा। ये दिखाता है कि सरकार किस गंभीरता के साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ को ध्यान रख रही है। इसके साथ साथ पैरेलली कई ऐसी घटनाक्रम भी हुई है, जैसे प्रदेश के 4000 डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे जाने का 15 तारीख से ऐलान किया।
अगर आयुष्मान इनेबल्ड हॉस्पिटल्स 15 तारीख से स्ट्राइक पे चले जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, तो ये अपने आप में प्रदेश की हेल्थ फैसिलिटीज़ को पूरी तौर पर ख़राब करने का कार्य करेगा। और इसके बीच में जो कार्यरत मेडिकल हॉस्पिटल्स के काम चल रहे थे पिछले 3 महीने से निरंतर, उस पर भी अंकुश लगाए गए। ना तो कोरियावास मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ की नियुक्तियां शुरू करी, जींद मेडिकल कॉलेज जो बन रहा था उसमें अक्टूबर पिछले साल ओपीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया गया और पिछले साल से लेकर निरंतर उसमें टाइम बाय किया गया और अब तक प्रॉपर मेडिकल स्टाफ, जिसमें डायरेक्टर और वहाँ पर डेपुटेशंस में जो डॉक्टर जाने चाहिए थे, उसकी नियुक्ति पर भी बिल्कुल बंदिश लगाई गई है। अब तक कोई भी नियुक्तियाँ जींद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की नहीं शुरू कराई। वहीं जो सिरसा का सईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था, इसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया था। कारण क्या रहा है उसकी डिटेल सरकार ने नहीं दी, उस टेंडर को कैंसिल किया गया, दोबारा अपलोड किया गया, दोबारा कैंसिल किया गया और अब तीसरी बार अपलोड करा हुआ है। जो हर जिले में हमने प्रयास करके मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कदम उठाए पिछले 4.5 साल में, कहीं ना कहीं यूटर्न सरकार ने उनको भी अलग अलग पाबंदियां लगाकर रोकने का प्रयास किया। मैं तो इतना आपके बीच में साझा कर सकता हूं कि कई ऐसे हमारे फैसले थे जिसमें सैनी साहब ने यूटर्न लेने का काम किया और एक के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के ही स्पीकर हैं, पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनने ही क्वेश्चन मार्क उठा दिया। मुझे याद है फरीदाबाद ग्रीवेंस का मैं चेयरमैन था और वहाँ ग्रीवेंस कमेटी में एक कर्नल साहब मेरे पास आए थे प्रार्थी बनकर, जिनके पड़ोसी ने स्टिल्ट बनाने की वजह से उनके पूरे घर में क्रैक्स डेवलप हो गए थे और उसके बाद हमने कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि स्टिल्ट +4 योजना को रोक दिया जाए। उसमें एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया और उस कमेटी की रिपोर्ट को ना देखते हुए सैनी साहब ने यूटर्न मारते हुए कुछ चुनिंदा व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, प्रॉपर्टी का काम करने वाले बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ाकर रोड रेगुलेशन की और स्टिल्ट +4 परियोजना की दोबारा शुरुआत करती। हमारी मांग है कि सरकार इसको इमीडिएटली नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे और एटलीस्ट जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सेक्टर बसे हुए हैं, उनके लिए इसको रीथिंक करने का काम करे। आज अधिकतम सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर सीवेज की, इलेक्ट्रिसिटी की, पीने के पानी की ये व्यवस्था इन्हांस नहीं करी गई और वहाँ पर स्टिल्ट +4 का लालच कुछ चुनिंदा लोगों का पूरा हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। हम पूरी तौर पर इसके विरुद्ध हैं और सरकार अगर इसको विड्रॉ नहीं करती तो आगे जो हमारा विधानसभा का अंतिम सेशन होगा उसके अंदर भी इसको उठाएंगे और सरकार से जवाब भी मांगेंगे। वहीं यूटर्न सरकार के कई यूटर्न आपके सामने आ चुके हैं। जैसे वित्त मंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी ने तो प्रतिबंध लगाया था 5 लाख का पंचायती राज में और शहरी निकाय पे टेंडर का, और अब यूटर्न सरकार ने वित्त मंत्री के तौर पर ही नए मुख्यमंत्री ने पहले इसको 21 लाख किया और 21 लाख करने के बाद भी वो 50% का जो लिमिट था उसको विड्रॉ किया। सरपंच साथी भी जानते हैं कि किस तरह का टाइम बचाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए ये फैसला है। पूरी तौर पर पंचायतों में विकास कार्य को ठप कराने का एक बहाना इस सरकार ने ढूंढा।
वहीं दूसरी ओर पर प्रदेश के अंदर बारी बारी नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में ढील दी जाएगी। ये फैसला और ये निर्णय किसका करा हुआ है? इसका मतलब तो मनोहर लाल जी के करे हर फैसले पर यूटर्न लेने का निर्णय नायब सैनी जी कर चुके। परिवार पहचान पत्र था तो क्रेड का पार्ट था, प्रॉपर्टी आईडी थी तो अर्बन लोकल बॉडीज की थी। मैं तो मांग करता हूं कि नए मुख्यमंत्री और सरकार इसका भी श्वेत पत्र जनता को दे कि कितनी ऐसी प्रॉपर्टी आईडीज हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन की 2-2 महीने से ऊपर से रिक्वेस्ट पड़ी है, और कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज आईडीज है जिसके अंदर 5 मिनट में सेक्रेटरीट के अंदर करप्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडीज को रेक्टिफाई किया गया। ये तो डिजिटल डाटा है। सरकार इस डिजिटल डाटा को पब्लिक के बीच में देने का काम करे, क्योंकि हमारे संज्ञान में भी आया है कि 10-5 हज़ार रुपये लेकर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी तुरंत दुरुस्त करा सकता है। और वही दूसरी ओर पर भी परिवार पहचान पत्र में बारी बारी ये कहा गया कि हमने 48 घंटे से लेकर 1 महीने के अंदर सभी जितनी क्लैरिफिकेशंस अपलोड हुई थी उनको सुनवाई करी। हमारे पास डाटा है जहां 3-3 महीनों से लोगों का रिवाइज्ड डाटा अपलोडेड है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और कई ऐसे केसेस हैं जहां 48 घंटे के अंदर लोगों की इनकम रीवेरीफाई करी गई। आज हमारे सेक्रेटरीट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, एडीसीज के अंडर जो क्रेड का स्टाफ बैठा है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, ये एक अड्डा बन चुका जिस अड्डे में निरंतर करप्शन हो रही है। और निरंतर प्रॉपर्टी आईडीज हो, चाहे आपके परिवार पहचान पत्र की आईडीज हो, इसके अंदर पैसे लेकर डाटा करेक्शन की जाए और इसके अंदर डायरेक्टली सरकार के अधिकारियों का और कुछ चुनिंदा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो मांग करता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसका भी तुरंत प्रभाव से ब्यौरा लेकर इस डाटा को पहले देखे कि किस किस एडीसी ऑफिस में कितना डाटा पिछले 1 साल में अपलोड हुआ है और कितना 48 घंटे में रेक्टिफाई हुआ है और कितना डाटा 2-2, 3-3 महीनों तक अनटच्ड रहा है और उसका कारण क्या रहा। वहीं अखबार के माध्यम से आप जैसे साथियों ने पिछले 2 हफ्ते में 2 न्यूज़ अलग अलग जगह प्रदेश में छापी है, जहाँ पर एक खबर तो है गुड़गांव के अंदर, जहाँ बिना परमिट की अल्कोहल निरंतर सप्लाई भी हुई है, पकड़ी भी गई है। और एक अम्बाड़ा की एक डिस्टिलरी की मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा भी ट्रक्स नकली परमिट पर पकड़े गए। ऐसा क्या हुआ है कि 3 महीनों के अंदर 2 नंबर की शराब डिस्टिलरी से निकली है। मैं तो अखबार में ही देखा है जहाँ पर कंप्यूटर भी पकड़े गए हैं, 2-2 परमिट एक ही व्हीकल के अलग अलग नंबरों के बने हुए भी पकड़े गए हैं। हमने तो एक्साइज एक्ट में प्रोविजन करी थी कि अगर डिस्टिलरी से इस तरह की कोई भी व्यवस्था होती है तो डिस्टिलरी के मालिक को भी नामजद किया जाए। अब तक हरियाणा पुलिस ने ड्राइवर और छोटे अधिकारी जो उस डिस्टिलरी के हैं उनको छोड़कर किसी और के विरुद्ध में आज तक एफआईआर भी नहीं काटी। ये अपने आप में दिखाता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डिपार्टमेंट की डिस्टिलरीज के साथ मिलकर नॉन एक्साइज ड्यूटी पेड अल्कोहल की स्मगलिंग की प्रदेश में सामने आ रही। डाटा हम भी कलेक्ट कर रहे हैं और जो आपके अखबारों के माध्यम से आए हैं उन एफआईआर की भी कॉपीज हम कलेक्ट कर रहे हैं।
और इस नेक्सस को जल्द आपके सामने भी लाने का काम करेंगे, जहाँ पर नॉन एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल की जो सप्लाई प्रदेश में बढ़ी है, इसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इसके साथ 2 साल पहले हमने एक उम्मीद प्रदेश को दी थी कि ग्राम पंचायत लेवल पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए और जो ये कोचिंग के लिए बच्चे शहरों में जाते हैं, इसको ग्रामीण अंचल तक हम डेवलप करें, जिसमें लगभग 125 के आसपास डिजिटल लाइब्रेरी स्वयं मैंने अपनी डिस्क्रिशन ग्रांट से दी और लगभग 1150-1200 के आसपास डिजिटल लाइब्रेरी पंचायत डिपार्टमेंट के फंड से डेवलप हो रही थी। नई सरकार ने जैसे ही कदम उठाए हैं, तुरंत उन लाइब्रेरीज का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आना चाहिए था उस पर रोक लगाई और 3 महीनों में हरियाणा प्रदेश के पंचायती राज विभाग की जितनी डिजिटल लाइब्रेरीज अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उन पे 1 इंच का काम भी नहीं। मैं ये मांग आपके माध्यम से करता हूँ कि मुख्यमंत्री भी और पंचायती राज मंत्री भी तुरंत इसका संज्ञान ले और डिजिटल लाइब्रेरीज, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भी बजट में प्रोविजन रखी थी कि देश के प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए, हरियाणा के डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तुरंत हम पूरा करें और कंप्लीट कराने का कार्य करेंगे। अंत में एक विषय हमारे आयुष के डॉक्टरों का सामने आया है, जिसके अंदर रिसेंटली जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आयुष डॉक्टरों की निकाली है, मेरे को अलग अलग जगह आयुष डॉक्टर्स जो एनएचएम के माध्यम से 8-8 सालों से प्रदेश सरकार को सेवा दे रहे हैं, उनने अपनी मांग भी रखी है कि जो हमारा प्रदेश का आयुष बोर्ड है, उसके नॉन रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स को भी एक तो एग्जामिनेशन के अंदर परमिट किया। अगर हमारे बोर्ड के नॉन रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स हैं और दूसरे प्रदेशों की कोई इलिसिट डिग्री भी लेकर आते हैं, तो उनको भी अवसर मिलेगा बिना स्क्रूटनी के प्रदेश के अंदर एग्जामिनेशन देने का। वही जो 8-8 साल से हमारे यहाँ पर प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जाए। उनको ना तो कोई एक्सपीरियंस के मार्क्स के प्रोविज़न दिया और ना ही उन डॉक्टरों को कैसे रेगुलर रोजगार के अंदर लाया जाए, उस अवसर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनने 8-8 साल प्रदेश सरकार की सेवा करते होंगे और आखिरी चांस है एग्जामिनेशन देने का। अगर इस बार उनके लिए प्रोविज़न नहीं बनाई जाती तो रेगुलर भर्ती के बाद वो सारे डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाए। तो मैं मांग करता हूँ कि तुरंत प्रदेश सरकार इस नोटिफिकेशन को रिवाइज करे और प्रदेश की सेवा करते हुए डॉक्टर्स के लिए कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर उनको भी आगे एग्जामिनेशन में चाहे एक्सपीरियंस के नाम पर पॉइंट्स मिले, पर पॉइंट व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनाई जाए। और एक चीज़ तो आज शायद 11 उपचुनाव थे और 13 उपचुनाव थे और 11 उपचुनाव के अंदर एनडीए को सशक्त मिली है और अधिकतम सीट ऐसी है जहां पर अगर ट्राई कॉर्नर सीट थी तो रीजनल पार्टीज़ को जीत मिली है। लोगों ने कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि अब 100 दिन का समय हरियाणा प्रदेश में भी पड़ा है और 100 दिन के अंदर इसी प्रकार से हरियाणा की जनता भी राष्ट्रीय पार्टियों को नकारते हुए प्रदेश हित के अंदर अपनी ताकत को और आगे बढ़ाने का काम। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, सीएम ने अभी फाइट की कि जिस तरह से कल एनकाउंटर हुआ है, कोई भी अगर गलत काम करेगा प्रदेश में जो कल इनकाउंटर हुआ है, मैं तो आप जैसे साथियों के अखबार में ही और टीवी की माध्यम से पढ़ रहा हूँ कि वो दिल्ली एसटीएफ के इनपुट पे हुआ और ये जो मारे भी गए हैं ये दिल्ली के कोई बर्गर किंग हत्याकांड के आरोपी थे। आज तक
ना तो रविंदर सैनी जी वाले चारों आरोपी जो मोटरसाइकिल पर दिखे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना संजय गुप्ता के शोरूम पर जो गोलियां चली उस पर एक्शन लिया गया, ना मांगेराम नंबरदार के घर पर बहादुरगढ़ में जो गोलियां चली उस पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के सचिव के ऑफिस पर जो गोलियां चली उस पर कोई नहीं हुआ, लाडवा पे भाजपा के नेता के घर पर गोलियां चली उस पर नहीं हुआ, जो कल दूधिया मारा गया गुहाना के अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जो पानीपत के अंदर दुकानदार पे गोलियां चली 8 राउंड फायरिंग के उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जो टोल कर्मी को गोली मारकर फॉर्च्यूनर पे निकले आज तक वो ट्रेस नहीं हुए। अगर मैं आपको घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश की बता दूं तो पिछले 100 दिनों के अंदर शायद 200 से ऊपर आपराधिक घटना है और मुख्यमंत्री ब्यौरा दें कि उन 200 आपराधिक घटनाओं पर कितने आरोपियों को दबोचा गया है, कितनों के खिलाफ एक्शन लिया गया और कितने आज सलाखों के पीछे। सिर्फ एक घटना जो दिल्ली एसटीएफ के, दिल्ली क्राइम ब्रांच के लोग हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली में हुए क्राइम के विरुद्ध में लेते हैं, क्या मुख्यमंत्री उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को इतना आसान सोचते हैं कि प्रदेश में हांसी में जहां पिछले 11 साल से एक गोली नहीं चली वहां आज ऐसी घटना हो जाती है और सरकार चुप बैठी है? परिवार को मिलने बुलाया जाता है और परिवार को कोई आश्वासन नहीं दिया जाता कि क्या घटनाक्रम के दोषियों के विरुद्ध में होगा। ये साफ दिखता है कि आज शायद डीजीपी उनकी नहीं सुनता है, होम सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनता है, या जिले के कप्तान उनकी नहीं सुनते। मुख्यमंत्री बहुत प्रदेश ने देखे हैं, चौधरी देवीलाल जी देखे, बंसीलाल जी देखे हैं, मगर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ऐसे बयान शायद किसी मुख्यमंत्री के इतिहास में नहीं आए होंगे जो सैनी साहब के आए। और मैं कंप्लीट फेलियर मानता हूँ एज होम मिनिस्टर कि वो आज के दिन अपने प्रशासकों पर, अपने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, रेंज के आईजी और डीजीपी पर नियंत्रण नहीं ला पाए। नहीं तो अब तक हांसी के एसपी का बदलाव हो जाना चाहिए था, क्योंकि 4 दिन घटना को हो चुके हैं। मेरी स्वयं 2 बार वहाँ पर जो कमांड पे ऑफिसर थे उनसे बात हुई, एक जवाब आता है कि जी ट्रेस हो रहे हैं, पहचान हो चुकी है। अगर पहचान होने के बाद भी 4 दिन ट्रेसिंग के लगते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसे अफसरों को जिले में रहने का कोई अधिकार। दुष्यंत जी, आप अभी 100 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप गठबंधन की सरकार में थे, विधायकों को धमकी मिली, 5-5, 6-6 विधायकों को धमकियां मिली, उस वक्त एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। उस वक्त भी जो स्थिति है वो उसी प्रकार से। जितेंद्र जी, अगर मैं 4.5 साल की मानूं तो कभी शायद आखिरी के 2 महीनों का तो मैं नहीं बोल सकता, 4.25 साल में ऐसा कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला जहां अनट्रेस्ड चीजें रह गई। अगर विधायकों को धमकी मिली तो सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देश की भी प्रदेश की जुटी और उन लोगों को बिहार से अरेस्ट करने का काम किया। इवन हमारी फोर्सेज विदेश गई और विदेश से भी लोगों को अरेस्ट करके लाई। अब तो मैंने चर्चा सुनी है कि जी कोई थाईलैंड से क्रिमिनल पकड़ के हम वापिस ला रहे हैं। आप पकड़ के ले आओगे, मगर क्या ये आपराधिक घटनाएं प्रदेश में रुकेंगी? क्या इस तरह की गतिविधि पर नियंत्रण आएगा? ये तो ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देनी पड़ेगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई वारदात होती है और लिबर्टी है ऑफिसर्स के पास कि वो एक्शन लेंगे, तभी जाकर व्यवस्थाएं सुधरेंगी। यूपी में सुधरी नहीं सुधरी। आज दिल्ली के अंदर आप घटना सुनते हैं कोई इतनी बड़ी हो जाती। पंजाब के अंदर 3 इंसिडेंट हुए थे ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दी, पंजाब सुधरा नहीं सुधरा। नहीं तो कबड्डी के प्लेयर को बड़े मैदान में गोली मार दी गई थी। आज घटनाओं पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का नहीं सुधरेगा। चलो अच्छी बात है, आपने जोड़ दिया, फिर से हुआ है। कितने दिन चलेगा ये भविष्य की गर्भ में है। किसने कराया है ये आपको पता होना चाहिए, और क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। जनता की चर्चाएं जो है
ये साफ है कि कहीं ना कहीं 60-गांठ के साथ ये अलायंस हुआ है। और सीएम को क्या करना चाहिए? क्या डीजीपी बनना जाए पूरा सिस्टम? देखिए, फेलियर सबसे पहले इस तरह की व्यवस्था के अंदर हेड ऑफ पुलिस फोर्सेस का होता है। और हेड ऑफ पुलिस फोर्स अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ ध्यान देंगे और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो प्रदेश इसी तरीके से बदहाल होगा। आज हर चीज़ ऐप से नहीं चलती, गुंडों की ट्रेसिंग ऐप से नहीं होगी, ये तो इंटेलिजेंस से होगी। और इंटेलिजेंस अगर फील्ड में मजबूत होगी, मजबूत ऑफिसर्स होंगे, ऑटोनॉमी होगी, तो अपने आप ऐसे तत्वों के ऊपर कंट्रोल रहेगा। सुशील जी, आपने जो कहा अपने बोलने के क्रम में कि सीएम साहब को 90 दिन हो गए लेकिन अभी भी बड़े साहब से पूछना पड़ता है, तो कौन बड़े साहब हैं? रे साहब, ये तो आप ही जानते हैं बड़े कौन है, छोटे कौन है। बड़े साहब हैं या दिल्ली बैठे हैं वो बड़े साहब हैं? मैंने तो सुना है, कौन है? आप जैसों से सुना है कि हर चीज़ में मुख्यमंत्री कहते हैं बड़े साहब के आदेश आने दो। ये तो खोजिया जानकारी, आप खोज के दे दो भी बड़ा कौन सा है। मेरे को तो 6 फुट 2 इंच के होंगे सैनी साहब बड़े, वो लगते हैं। अगर उनसे भी बड़ा कोई है तो ढूंढना पड़ेगा। सुशील जी, आपने कहा कि 5 लाख की टेंडरिंग कर दी और अब 21 लाख कर दी, ये यूपी सरकार का। उस वक्त तो आपके पार्टी के विधायक जो है वो पंचायत मंत्री थे। पंचायत डिपार्टमेंट का क्यों नहीं किया? पंचायत डिपार्टमेंट का ये निर्णय नहीं था। सरकार का था। ई टेंडरिंग का निर्णय जो हुआ था सारे डिपार्टमेंट्स को एक रूफ में लाने का था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का और चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर था। हमने उस समय भी विरोध किया था और निरंतर मनोहर लाल जी को कहा भी था। मगर कई चीज़ें होती है, जब निर्णय ले लिए जाते हैं तो जल्दी से उसको बदलाव नहीं लाते। मैंने तो निरंतर, आपको याद होगा या आपका इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड बता देगा, जब भी सरपंच मेरे से मिले थे हमने ये कहा था हम बदलाव लाएंगे, चर्चा के बाद बदलाव, और चर्चाएं भी करेगी, आश्वासन भी दिए गए और हमने उसका नुकसान झेला है, मैं इनकार नहीं करता। पंचायती राज के अंदर जो ये संशोधन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया, इसका हमने लोकसभा में जननायक जनता पार्टी ने भी नुकसान झेला है। ये सर जो पहली सरकार में जो आपने ई टेंडरिंग की शर्तें बनाई थी वो ज्यादा बढ़िया थी या नायब सैनी जी ने जो किया, या कुछ और भी हो सकता था? बढ़िया तो समय की बात होती है, क्या बढ़िया होता है नहीं होता। कई फैसलों पर नुकसान हो जाता है, वो घटिया हो जाते हैं, और कई फैसलों पर फ़ायदा हो जाता है, वो अच्छे हो जाते हैं। अब हमने बुढ़ापा पेंशन 2000 से 3000 कराई, और मैं निरंतर बीजेपी के साथियों की सुनता था कि हमारी घोषणा थी कि 3000 करेंगे, आपकी 5100 थी। आप सारे पत्रकार हो, बीजेपी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में 3000 रुपये लिखे दिखा दो। ये तो हमने लड़ झगड़ कर 250 कर दिए, और मैं तो इतने यूटर्न ले लिए। मैं सैनी साहब को कहता हूँ एक हमारी भी सुध रख लो, 5100 कर दो, हरियाणा का तो भला हो जाएगा। चलो हम सरकार में नहीं है, और 5100 नहीं करते तो इसको 3500 कर दो, बीच बिचाले का रह जाएगा। मगर हमारे बुजुर्गों का तो सम्मान बढ़ाओ। इतने फैसलों पर यूटर्न है, ये तो सीधी सड़क चलना है, इसमें तो सिर्फ फैसला जनहित के लिए करना है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी रख हुई है, इसमें आपका टेक क्या है? आप देखिए, काला दिन 25 जून था, ये कोई नहीं भूल सकता। चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, जगदीश सिंह जी, ये सभी लोग 19 महीने जेल में काट के आए। और वो वाक्य आज हमने हमारे बुजुर्गों से सुनते हैं कि महेंद्रगढ़ जेल के अंदर चोई साहब के साथ 2 और उस समय के फ्रीडम फाइट, ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग थे। और उन 3 लोगों को 5.5 फुट हाइट की, 6.5 फुट चौड़ी और 9 फुट लंबी चक्की के अंदर छोड़ दिया गया, जिसमें कोई टॉयलेट नहीं था, 2 मटके छोड़े गए थे। वो एक काला दौर था, और उस काले दौर को शायद देश के वो नेता जो आज जिंदा है और जिनने देखा है, या वो नेता जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार कभी भुला नहीं सकते। वो काला दिन भी था, और वो एक ऐसा दौर था जिसने शायद, वो अगर नारा ना होता कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और इंदिरा गांधी को ये सोच ना मिलती कि हम बदलाव लाते हैं, लोग हमें चुनेंगे, शायद वो बरुआ जी थे उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनने नारा दिया।
और उस समय चुनाव करा दिए गए और चुनाव में सारे दल एकजुट हो गए और शायद 35-36 दिन का दौर था और 36 दिन के अंदर इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। तो एक काला दौर था। मैं तो कहता हूँ काला दिवस की जगह उस पूरे दौर को ही एक काले दौर के तौर पर देश याद करे तो शायद हम सब के लिए ना बुलाने वाला वो क्षण रहा है, क्योंकि देश के अंदर जिसने भी उस समय सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाई, चाहे वो चौधरी देवीलाल शरीके के लोग, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जैसे लोग थे, या फिर राजमाता सिंधिया जैसे लोग थे, उन सबको अलग अलग देश की सलाखों के बीच में 19 महीने तक समय काटना। अजय दुष्यंत जी, आपने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान जो मुद्दे बताए इसको मजबूती से उठाएंगे, तो कितने विधायकों के साथ उठाएंगे? 10 विधायक आप जब जीते थे। मेरे संगठन में तो आज भी 10 हैं, मगर जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये तो किसी से छिपा भी नहीं है। 2 के विरुद्ध हमने लिख के दे दिया है, 3 को नोटिस इशू है, 5 साथी हमारे साथ हैं। मगर जब तक विप की ताकत है, अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो हम विप जारी कर सरकार के विरुद्ध में 10 के 10 मेंबरों को खड़ा करें। अगर कोई साथी रिजाइन करता है तो अलग बात है। मैंने माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से 2 बार समय मांगा है, आज भी वो शायद आउट ऑफ स्टेशन है, पिछली बार भी आउट ऑफ स्टेशन थे। रणधीर सिंह जी पार्टी की तरफ से 2 बार जाकर उनको अपील भी दिए हैं। मुझे लगता है कि उनकी व्यवस्थाएं हैं या कोई इलविल है जिसकी वजह से स्पीकर साहब हमारी रिट पे सुनवाई नहीं कर पाए, अब आज तक नोटिस नहीं दे पाए। हम इसका लीगल व्यू भी ले रहे हैं और अगर हमें हाईकोर्ट को अप्रोच करना पड़ा कि टाइम बाउंड डिसीजन हो तो हम हाईकोर्ट भी जाने को तैयार हैं दोनों विधायकों के विरुद्ध। आपको लगता है दुष्यंत जी के पिछले दिनों में इसी बात यात्रा में गारंटी की बातें कही गई थी, तो क्या वो हरियाणा में फैल हुई है? जैसे आपने आयुष्मान कार्ड की बात की है, गारंटी तो 400 की थी, वही 240 पे कम आ गई। पीएम जी वो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे चुनाव में मोदी की गारंटी कहा था हर चीज। अगर मोदी की गारंटी 400 एनडीए लाने की थी, 370 बीजेपी की थी और जनता ने उसको 240 से भी नीचे ला दिया, तो गारंटी तो अपने आप फेल है। ये तो जनमत है, जनमत ने फैसला कर दिया। अगर जनमत को 5 किलो अनाज मुफ्त की गारंटी थी और भी चीज़ें थी, ये मन में होती तो जनता मत के अधिकार से उनके सांसद जिताती। अगर हरियाणा पे आधे सीटों में आ गए, उत्तर भारत में लगभग 100 सीटें हार गए, तो गारंटियाँ फेल हुई और जनता ने देखा। अगर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ पूर्ण बहुमत के साथ इनके मुख्यमंत्री हैं और वहाँ आधी सीटों पर एनडीए रह जाती है तो गारंटी फेल है। राजस्थान के अंदर जहाँ अभी अभी सरकार बनी थी वहाँ आधी सीटें सीपीआईएम जैसी पार्टी अगर एकदम सत्ता में आ जाती है, एक सांसद सीकर से बना जाती है, तो ये दिखता है कि गारंटी फेल है। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बातें बहुत हुई दोनों तरफ से विपक्षी पार्टियां, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गिव अप कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं तो आज भी गिव अप नहीं करता। मैं तो आज भी कहता हूँ हमें 9 विधायक प्रपोजर के तौर पर चाहिए और 9 विधायक साइन करेंगे तो एक कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। चुनावी मैदान में हार जीत वोट तय करते हैं। मैदान पहले ही छोड़ दोगे तो हार जीत कौन तय करेगा? मैं तो आपको आज कह रहा हूं कि 5 साथी हमारे पास है और 5 साथियों को अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो विप के माध्यम से हम साथ खड़ा करें। जहां राज्यसभा की बात है, भूपेंद्र हुड्डा जी ये दम तो दिखाएं, हम 5 साइन कर देते हैं, वो 1 तो साइन करके दे। आज मैदान खाली छोड़ देना ये कांग्रेस और बीजेपी की सांठगांठ दिखाता है। ये कह देना दिग्विजय को लड़ा दो, हम कह देते हैं आप आशा हुड्डा को लड़ा दो, उससे क्या होगा? मैंने तो स्पष्ट पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आज भी कहता हूं कि अगर भूपेंद्र हुड्डा लड़ने का दम रखते हैं, मैदान में ये दिखा सकते हैं कि कांग्रेस मैदान छोड़ के नहीं भागे, पहला प्रपोजर का साइन मैं करता हूं। अगर वो उम्र में बड़े हैं, वो लेना चाहें क्रेडिट, तो पहला वो प्रपोजर साइन कर दे, दूसरा मैं कर दूंगा।
खेल के जगत से, कोई शहीद परिवार से, कोई सामूहिक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हरियाणा की लोक संस्कृति को, जैसे महावीर गुड्डू ने अभी पद्मश्री जीता है, मैं तो उनका नाम ले लेता हूँ, अगर वो सहमत हैं हरियाणा की लोक कला को इतने सालों तक जीवित रखने का काम महावीर गुड्डू ने किया है, आप उनके नाम पे सहमति बना दो, हस्ताक्षर मैं भी करूंगा, हमारे विधायक भी करेंगे, मैदान में उम्मीदवार तो उतारे। और कुछ नहीं पता समय का, ये बीजेपी के कई विधायक बड़े प्रताड़ित हैं, आधों को ये भी दिख रहा है कि आगे टिकट कटेगी, कई मंत्रियों को भी लग रहा है हमारा नंबर नहीं आएगा। राज्यसभा में तो सीक्रेट वोटिंग है, क्या पता उनमें से कई साथी हमारे साथ जुड़ जाए और सूत बैठ जाए। कार्तिकेय भी तो जिताया था। मोहनलाल पटोले ने अभी कह दिया कि हमारे पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पूरा बहुमत। नहीं, बहुमत हो, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लग। पिछली राज्यसभा सीट जीतने का बहुमत तो कांग्रेस के पास भी था नहीं था? पिछले चुनाव में लोकदल के पास भी था जब आर.के. आनंद आया, उस समय साई किसने बदली? भूपेंद्र हुड्डा ने। पिछले चुनाव में क्रॉस वोट किसने किया? भूपेंद्र हुड्डा को पता है। अगर वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं 60 की हम गारंटी लेते हैं विधायक चुन लेंगे, अरे अब तो 44 इकट्ठे करने हैं। राजनीति तो ये कहती है प्रयास एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। और 88 की विधानसभा में अगर हम मैदान में उतरेंगे, क्योंकि शायद किरण चौधरी जी ने भी अभी इस्तीफा नहीं दिया है, नहीं दिया, आज के दिन ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का डांस नहीं है कि कोई प्राइमरी मेंबरशिप दूसरी पार्टी की ले लेता है, पटका नहीं पहनना, प्राइमरी मेंबरशिप ले ली, उसके बावजूद भी स्पीकर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 10 को तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है सर कि पूरे मामले के अंदर स्पीकर जो है लीगल ओपिनियन की बात करें, लेकिन आपको अरे लीगल ओपिनियन तो हमारे यादव साहब को भेज देता हूँ, पार्टी के हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं विधानसभा के, स्पीकर साहब तो मेंबर भी नहीं थे उस समय, ये सेक्रेटरी जनरल रिटायर हुए, ये सिखाएंगे जाके। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी जब कार्तिकेय के परसेंटाइल में चुनाव हमने जीता था, उस समय भी तो रात को 12:30 बजे हमने यादव साहब को भेजा था कि जाकर ज्ञानचंद जी को ज्ञान देकर आइए। आज भी अगर उनको चाहिए कोई एडिशनल इसके अंदर सपोर्ट, तो हम पार्टी की तरफ से वकीलों का भी, ऐसे रिटायर्ड अनुभवी लोगों का भी पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। मगर सुनवाई तो करिए। जब हमारे 2 विधायक बीजेपी के स्टेज पे चढ़ जाते हैं, नोटिस इशू करने के बाद जवाब नहीं देते, आज उनको मेंबर रखना ये दर्शाता है कि बीजेपी अपना फायदा लेने से संविधान को कमजोर कर। सर, आपने कहा ब्यूरोक्रेसी शुड बी गिवन फ्री हैंड, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या एनकाउंटर ही सॉल्यूशन? अरे पकड़ लो भाई, मारो पकड़ो, ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे तो ये तो नई पीढ़ी को भी खराब करे। आज आप देखते हो कि अधिकतम युवा जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 25। अगर आप कईयों के विरुद्ध सख्त नहीं लोगे तो अगली पीढ़ी में भी धीरे धीरे ये लिबर्टी ऑटोनॉमी आएगी कि वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व। देश के अंदर भूषण सर, देश के अंदर अग्निवीर योजना को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 10% का आरक्षण जो है वो पूर्व अग्निवीरों को दिया गया है, सीआईएसएफ और बीएसएफ में। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? मैंने जब ये योजना लागू हुई थी, उस समय के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करी थी, और मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि जितने हमारे अग्निवीर हैं जो 4 साल बाद परमानेंट इनरोलमेंट में आर्मी में नहीं जाते, उनके लिए हायर एजुकेशन में सब्सिडी स्कीम हमें चलानी चाहिए कि वो 12वीं पास बच्चे होते हैं जो इनरोल होते हैं 16-17 साल की उम्र में, और वो 21 साल 22 साल की उम्र में वापस आते हैं। जब तक हम उनका एजुकेशन का बर्डन नहीं उठाएंगे, उनको फ्यूचर एक्सेलरेशन के अंदर समय नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ
जो हमारी पैरामिलिट्री है, प्रदेशों की पुलिस फोर्सेस है, उसके अंदर भी इनके लिए एक्स आर्मी मैन कोटा की तरह कोटा बनाया जाए, जिससे ट्रेंड पर्सनल प्रदेश की और पैरामिलिट्री की फोर्सेस को मिले। इसके साथ इनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब सिक्योरिटी, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज हों, इनरोल करी जाए, क्योंकि ये अपने 4 साल बॉर्डर पर देकर आएंगे और 4 साल के साथ साथ जो प्रीमियर डेवलपमेंटल एज होती है बच्चे की, उसमें ये देश को सर्व करते हैं। मैं जब अमेरिका में पढ़ता था तो अमेरिकन फोर्सेज में जो लोग इन्वॉल्व थे, उसके अंदर भी उनकी हायर एजुकेशन को पूरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बेयर करती थी। यूके गवर्नमेंट भी इसी तरीके से करती है, इजरायली सरकार भी इसी तरीके से करती है। भारत सरकार को भी प्रोविज़न बनाना चाहिए और ये व्यवस्था बनेगी तभी जाकर अग्निवीर योजना के अंदर हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन अग्निवीर योजना वापस होनी चाहिए या नहीं? आप तो सुझाव की बात कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे। आज किसने कहा है? कांग्रेस ने कहा कि अग्निवीर योजना कब करेगी? जब सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना बंद कर अभी देंगे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कब आएगी? आज के दिन तो हेल्दी डिस्कशन ये है कि जिन लोगों ने लागू करी है उनसे अमेंडमेंट करा कर इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। ऐसे तो परसों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल लोकदल ने कह दिया हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी, हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। प्रदेश सरकार के पास क्या अधिकार है? हम प्रदेश सरकार में योजना बना सकते हैं कि हमारे पुलिस के अंदर 40% अग्निवीरों को भर्ती लेंगे। हम हमारे और गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, एक्सपीरियंस अनुसार उनके लिए भी रिजर्वेशन कोटा बनाएंगे। मगर इन लोगों का विजन सिर्फ बातें करने का है। आज के दिन अमेंडमेंट होकर इस योजना में सुधार आए तो हमारे युवाओं का भविष्य सिक्योर। गठबंधन हो रहे हैं। एक से दो इश्यूज आपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए, लाइन ऑर्डर का बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछ ही लिया। आप जब 4.5 साल तक सत्ता में थे, जो संयुक्त जेजेपी और बीजेपी की सरकार के फैसले थे उनके लिए आप जिम्मेदार थे, जिसमें परिवार पहचान पत्र योजना लागू करके जो आज लोगों को कहने हैं कि यूटर्न की सरकार है, सेल्फ डिक्लेरेशन करके अपनी पारिवारिक इनकम ठीक करवा सकते हैं, पंचायतों में 5 लाख 2 लाख पहले लट मारे उनके बुछारे मारी, फिर 5 लाख हुआ, उसके बाकी तो बढ़े ही नहीं, आज वो 21 लाख जो किया है। तो इसमें जेजेपी उस वक्त के लिए जिम्मेदारी लेती है, उस वक्त की सरकार के फैसलों की? देखिए, जो फैसले लिए गए जननायक जनता पार्टी के मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट में फैसले नहीं लिए। ये अधिकतम जो बातें आपने कही, चाहे वो फैमिली आईडी हो तो क्रिड की बात है, प्रॉपर्टी आईडी हो तो यूएलबी की बात है, ये इंटरनल डिपार्टमेंटल इश्यूज थे, कभी कैबिनेट के इशू नहीं थे। क्रिड एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उस डिपार्टमेंट ने पीपीपी परियोजना शुरू करी बिना कैबिनेट की नोटिस। तो हम जिम्मेवारी किस चीज़ की लें? जहाँ पंचायतों की बात थी, मैंने स्वयं मनोहर लाल जी को कई बार इसका विरोध भी किया है, और क्योंकि फाइनेंस की तरफ से प्रतिबंध था। जैसे HEW पोर्टल था, PWD ने बनाया, मैं मानता हूँ बड़ा अच्छा पोर्टल हमने बनाया है, और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के 32 विभाग किसी भी टेंडर को, इंजीनियरिंग वर्क्स को अपलोड करते हैं तो उसी पोर्टल पर करते हैं, जो कि आज पब्लिक हेल्थ चलाता है। ये फैसले अच्छे थे और आज भी कामयाब रहे हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स की इन पैनलिंग भी एक पोर्टल पर है, ब्लैक लिस्टिंग भी एक पोर्टल पर है। ऐसा आज के दिन तो नहीं सुनने में आता कि यूएलबी ने ठेकेदार ब्लैक लिस्ट किया और वो आकर पंचायती राज के ठेके ले गया। अगर ब्लैक लिस्ट हुआ है तो वो 32 के 32 विभागों में हुआ। दूसरा विषय जो आपका महत्व था, जिसके बारे में आज आपने खबरों के माध्यम से जानकारी दी है कि एक ही शराब के बिना परपट के शराब जारी है, और आप उसकी रिसर्च करके दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या ये बड़ा घोटाला आपको इसमें स्कैम नजर? परसों ये न्यूज़ में आया था, शायद यमुनानगर और अम्बाड़ा जिले की जॉइंट न्यूज़ थी, जहां पर कई ट्रक, मल्टीपल ट्रक्स विद सेम परमिट्स पकड़े गए। उसके अंदर बिना एक्साइज ड्यूटी पेड अल्कोहल थी, जिसके ऊपर पुलिस ने FIR करी है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। अब तक उस FIR के अंदर डिस्टिलरी के डायरेक्टर्स तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है, जबकि एक्ट पूरी तौर पर कहता है कि वो लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर उन लोगों को सेफगार्ड सरकार कर रही है। दूसरी चीज़ कि कैसे प्रदेश में डिस्टिलरी से बिना परमिट पेड अल्कोहल निकली है,
इसके अंदर तो फिर डीटीसी भी इन्वॉल्व है, ईटीओ भी इन्वॉल्व है, और एक्साइज इंस्पेक्टर की जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी डिस्टिलरी पे है वो भी इन्वॉल्व है। उन लोगों के खिलाफ भी सरकार ने अब तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करी, कोई एक्शन नहीं ली। पिछले इतने अरसे में कभी आपने इस तरह की तो घटनाक्रम नहीं सुने होंगे। ये तो सुनी होगी कि पंजाब से आई हुई गाड़ी पकड़ी गई या इंटर बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर किसी ने डंपिंग करती पकड़ी, मगर प्रदेश की डिस्टिलरी में इस तरह का कार्य शुरू होना ये अपने आप में दिखता है कि सरकार की मिली भगत से इस तरह की गतिविधि दोबारा प्रदेश में शुरू। अभी तो हमने 14 जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी है। अगले 5 दिनों में बचे हुए 8 जिलों को हम कवर करेंगे और 8 जिले कवर कर 20 से लेकर और 30 तारीख के बीच में संगठन भी बनाएंगे और हल्के लेवल पर कैसे जन जागरण अभियान को चलाना है नए संगठन के साथ उसको एक्टिव करेंगे कि अगस्त के पूरे महीने में प्रदेश के 90 हलकों के 6300 ग्राम पंचायतों को, प्रत्येक शहर के बोर्ड को, प्रत्येक घर को हमारे कार्यकर्ता जाकर टच भी कर सके, पार्टी के 4.5 साल के कराए हुए वादों को भी जनता तक पहुंचा पाए और आने वाले भविष्य के अंदर पार्टी किस विजन के साथ विधानसभा में उतरेगी उस विजन को भी रेक्टिफाई। आपके ऊपर वैसा किसी ने आरोप लगाया है कि आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ए और बी टीम है बीजेपी की। अरे 4.5 साल में उनने मेरे को छोड़ के खट्टर जी पे कोई आरोप लगाया? हाँ, तो मैं विपक्ष में बैठा उनको बोला आज भी सरकार की कमी गिना लो, जो बीजेपी के साथ मिलके चल रहे हैं उनकी तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से पोल खुल जाएगी कि 4.5 साल में उनने कितना बीजेपी के विरुद्ध बोला है। आज गठबंधन भी किया तो भी उनको जेजेपी याद आई। इसका मतलब तो दिखता है कि सबसे बड़ा खतरा उनके लिए हम ही है। और मैं निरंतर बोलता हूँ वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। भूषण जी, लोकसभा चुनाव में किसानों ने आपका भी काफी विरोध किया। अब अदालत का जो फैसला आया है कि 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खाली करना है, क्या आप हरियाणा सरकार को कोर्ट के फैसले का अमल करना चाहिए। तुरंत जो फार्मर्स कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर पहुंचे वो बैरिकेड हटाने चाहिए। अगर कोई व्यवस्था बनानी है तो दिल्ली सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। हमें अपने बॉर्डर को क्यों रोकना पड़ रहा है? निरंतर मैं अभी अम्बाला गया था, शंभू के आसपास के गांव के लोग मेरे को मिले, कहते जी हमारे गांव में 12 मौतें हो चुकी क्योंकि सारा हैवी ट्रैफिक गांव की सड़कों से डाइवर्टेड है और बड़ा वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। और अभी तो बारिश का सीज़न आना है, लास्ट ईयर इसी एरिया में फ्लड आया था। अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है और वहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, क्या सरकार के पास उचित व्यवस्था भी है? क्योंकि अम्बाला जब मैं गया, जब बताया गया कि अब तक इमरजेंसी रिस्पांस के जो उपकरण अप्रैल मई में खरीदे जाते थे वो आज तक नहीं खरीदे गए। अगर कल हैवी रेनफॉल आ जाता है और किसी तरह की व्यवस्था लास्ट ईयर जैसी बन जाती है तो शायद हमारा प्रदेश का प्रशासन भी पूरी तौर पर इक्विप्ड नहीं है कि हम इनसे लड़ें। आपको लगता है हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में काम किए हैं? कई बार आपने गिनवाए एमएसपी कितनी फसलों पर मिला है, करे तो बहुत थे जो जितेंद्र, मगर मोदी हटाओ मोदी ले आओ में रड़क मारी कट गई। ना तो किसी को ये याद रहा कि 15-14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई, ना ये याद रहा कि 2 दिन में मंडी में से फसल उठते ही पेमेंट आ गई, ना किसी को ये आड़ती को याद रहा कि दुष्यंत ने जो 6-6 महीने आड़त नहीं मिलती थी वो 30 दिन में पहुंचाई। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। कल ही जब हम कुरुक्षेत्र मंडी में, कुरुक्षेत्र के अंदर पार्टी की बैठक ले रहे थे, 2 आड़ती बैठे थे, तो मैंने टॉपिक छेड़ लिया, भाई आड़त मेरे टाइम में 30 दिन में आती थी, विरोध भी तुमने मेरा किया। आड़त आई तो एक आड़ती खड़ा होकर कहता है जी 2.5 महीने हो गए आज तक आड़त नहीं देने का काम किया। ऐसा क्या हुआ कि मेरे जाते ही जो ये ऑटोमेटेड व्यवस्था थी इसका फेलियर प्रदेश में आया कि किसानों को 1.5 महीने बाद पेमेंट आई, आड़तियों को आज 2.5 महीने हो गए पेमेंट नहीं आई। ये दिखता है कि जो कंट्रोल डिपार्टमेंट में, सरकार में मिनिस्टर्स का या चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए था, वो कंट्रोल नहीं है। आज भी रिमोट कंट्रोल से प्रदेश चल रहा है। जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया है रैली बसपा का, उसमें एक पत्रकार ने सवाल पूछा था रमेश सिंह से कि उन्होंने कहा कि 53 सीटें हमारे खाते में आती हैं, अन्य
ये क्वेश्चन बारी बारी आप लोग हमसे भी पूछते आए हो, मैं आपको बोल देता हूँ, और उनसे भी पूछते आए हो। पता नहीं कहाँ इतनी वो क्या कहते हैं मीठे विचार आए हों कि अधिकार दे दिया, नहीं तो आपको भी डांट पड़ी होगी पहले, उल्टा सीधा सुनने को मिला। हमारा केवल मात्र एक फोकस है कि हम अगले 5-6 दिनों में प्रदेश के 22 जिले कवर अप करें, 90 विधानसभा सीटों पर संगठन को दोबारा खड़ा करें और अपनी लड़ाई में उतरें। परिस्थितियां क्या बनेगी, कौन किसके साथ जाएगा, इसको भविष्य पे छोड़ दे, बेहतर है। तो पूर्णतः आप नकार नहीं रहे हैं मैं उनके साथ जाने पे विचार भी नहीं करूंगा, मगर और बहुत समान विचार के लोग हैं जिनके साथ हम मिलकर लड़ाई आम लड़ें। आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो इसके साथ भी पूछा है कि अरे सामान्य विचारों के, सामान्य मुद्दों पर लड़ने वाले लोग भविष्य में इकट्ठे हों, इसका कौन फैसला कर सकता है? अच्छा सर, हमने आम आदमी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ा, हमने बसपा के साथ भी अलायंस किया, मगर क्यों टूटा ये तो बसपा भी जवाब नहीं दे पाई। और फिर अपने इंडिपेंडेंटली 90 में सीटों पर कैंडिडेट उतारे, 10 जीते। अभी तो चुनावी सरगर्मियां बढ़नी है। ये जो 8-8, 10-10 एमएलए कैंडिडेट लिए पार्टियां घूम रही है, अभी तो भागम भाग इनमें शुरू होनी है। हमारे में तो जो जाने थे जा लिए। अच्छा आम आदमी पार्टी कहती है सर कि जेजेपी पार्टियां जो के साथ मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये उनके प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है। मैं तो आज भी, मैंने कभी बोला है मैं उनके साथ जाऊंगा? मैंने कहा इतिहास में रहा है, इतिहास में तो वो हमारे साथ गए थे 7-3 में, कोई इतिहास तो छुपा नहीं रह सकता। इतिहास में तो उनने कांग्रेस के साथ भी दिल्ली मिल के लड़ाई लड़ी, हरियाणा मिले हैं, पंजाब नहीं मिले। तो कौन राजनीति में कब क्या फैसले ले ले, ये समय पे छोड़ दे, बेहतर। अच्छा उपचुनाव में अभी स्टार्ट हुई जेजेपी में आपने पूरा ध्यान चलाया, और जेजेपी जैसे आप कह रहे थे कि 9 महीने की पार्टी 10 एमएलए जब भी आगे सत्ता में शामिल हो गए, तो आप यूथ के बारे में बहुत सारा बात करते थे और यूथ आपका लगा भी था। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक थे, सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और भर्तियां लगभग ये 80 गई है। इस सारी परिस्थिति को, जो सरकारी भर्तियां 2 लाख पद खाली पड़े हैं, ये विपक्षी बोलकर आप लोग सत्ता में बीच में रहे तो आपको पता भी होगा कितनी भर्तियां रही हैं। इस सारी व्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से मनोहर लाल जी की पिछली गवर्नमेंट का जो निर्णय था, 5 अंक जिसको जुडिशियल बैलेंस नहीं कर पाए वो हटा, ये अपने आप में दिखाता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग इसकी नहीं हुई, नहीं तो इसको सस्टेन भी कोर्ट में किया जा सकता। जहाँ युवाओं की बात है, बिल्कुल एक बड़े लंबे समय से युवाओं के मन में एक संशय है। जो कोविड और किसान आंदोलन के बाद भर्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और कई भर्तियों पर क्वेश्चन मार्क लगा। ये दिखता है कि HSSC और HPSC का पूरा फेलियर रहा है कि वो भर्तियां नहीं कर। सर एक सवाल मेरा है, अब कंक्लूड करिए।